90 अटैक्स, 89 ड्रोन्स, एक मिसाइल स्ट्राइक यूक्रेन के कीव के सेंट्रल रीजन में, बिल्कुल कैपिटल के सेंटर में रशिया ने किए और कीव ने कहा है कि हमने सारे के सारे रिपेल कर दिए। बट सवाल यह है कि क्या यूक्रेन अब इतना वीक है कि रशिया डायरेक्टली यूक्रेन के बिल्कुल सेंटर में अटैक करता है? आंसर इज यस। एक्चुअली ये टाइम बहुत अपॉर्चुन है, जब यूएस में इतने पॉलिटिकल टर्बुलेंस चल रहे हैं तब रशिया सोच रहा है कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाए। अब यहां क्या टाइमलाइन है एग्जैक्टली रशिया यूक्रेन के रिलेशंस कहां तक इतने पहुंच गए और क्या यूक्रेन की हार के बाद इस डायनेमिक्स में दोबारा कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, इस पर आज हम सोचते हैं। सबसे पहले 1991 में जब यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ, उस टाइम पीरियड पर ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट थे यूरोप का और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी पर बैठे हैं। ब्लैक सी रशिया के लिए हमेशा से बहुत जरूरी रहा है, वार्म वाटर पोर्ट्स के एक्सेस के लिए एंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी। अब यहां रशिया को यह चिंता सताती है कि हम कोल्ड वॉर के टाइम पर यूक्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स रख रखे थे और हमारा न्यूक्लियर स्टॉकपाइल अब यूक्रेन के पास है। उस टाइम पीरियड पर यूक्रेन के पास दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टॉकपाइल था। अब यहां इस टाइम पीरियड पर यूएस और रशिया एलीज थे। रशिया के बोरिस येल्सिन यूएस के कहने पर अपनी इकोनॉमी को पूरा रिफॉर्म कर रहे थे। एनीवेज रशिया में क्राइसिस तो था ही सही, तो यूएस की आईएमएफ की सपोर्ट तो पड़ती। अब बोरिस येल्सिन ने यूएस को बोला कि देखो यूक्रेन के न्यूक्लियर स्टॉकपाइल का कुछ करना पड़ेगा। तो इन सारे नेबर्स ने, इन सारे कंट्रीज ने, मेजर कंट्रीज ने मिलकर यह डिसाइड किया कि ठीक है, हंगरी के बुडापेस्ट में एक कन्वेंशन, एक मीटिंग रखते हैं। वहां पर साइन हुआ मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी असिस्टेंस, जिसके थ्रू यूक्रेन का जितना न्यूक्लियर स्टॉकपाइल था सब यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया रशिया को इन रिटर्न फॉर इकोनॉमिक एड। मतलब ये डील आज भी शायद यूक्रेन गिल्ट में रहता होगा कि काश ये साइन नहीं करते, न्यूक्लियर स्टॉकपाइल अपने में आप रखते, ताकि रशिया कभी भी इनके ऊपर इन्वेड करने की नहीं सोच पाता। अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कोई आपके ऊपर अटैक करेगा, आप रिटर्न में उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकते हो और दुनिया का खात्मा हो सकता है। दैट्स व्हाई न्यूक्लियर वेपन बेस्ड कंट्रीज पर कोई भी अटैक करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि पता होता है रिटर्न में इस टाइप का अटैक आएगा कि जिसे आप झेल नहीं पाओगे। बट ये हुआ नहीं। अब बाद में 1990s में देखो बोरिस येल्सिन अपनी पावर को चमकाते हैं, उसके बाद आते हैं पुतिन। अब पुतिन ने आते ही इसको रिजेंट करना स्टार्ट कर दिया कि क्यों आखिर यूएस हमें इतना डिक्टेट कर रहा है, यूएस ने हमें तोड़ा और उसके बाद हमें ही पॉलिसीज डिक्टेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा असर्टिव हो गए और यूक्रेन के लिए भी यहाँ पर रशिया की पॉलिसीज चेंज होती गई। अब बातचीत नहीं होगी, अब सीधा डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा। और लोगों को वैसे ही यूक्रेन की बहुत नफरत थी रशिया से, क्योंकि इनको याद था कि सोवियत यूनियन स्पेशली स्टालिन के टाइम पर, उसके बाद के टाइम पर कैसे यूक्रेनियन लोगों के साथ इन्होंने बिहेव किया था। लेकिन रशिया को ही वही असर्टिव बिहेव करना था यूक्रेन के साथ और ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 2004 के आसपास एक इलेक्शन होता है, एक कैंडिडेट वेस्ट का फेवर्ड होता है, एक कैंडिडेट रशिया का फेवर होता है। बहुत अच्छे से गेम ऑफ चेस चलती है। रशिया फेवर्ड कैंडिडेट को जिताया जाता है इलेक्शन फ्रॉड के थ्रू। लोग परेशान हो जाते हैं तो लोग ऐसे ऑरेंज रेवोल्यूशन करते हैं। कुछ टाइम बाद दोबारा इलेक्शन होता है और जो वेस्ट फेवर्ड कैंडिडेट है वो जीत जाता है। यहां यूक्रेन अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट कर देता है और वो भी बहुत प्रोमिनेंटली। 2008 में नाटो एक मीटिंग रखता है। अब देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को पूरे यूरोप में एक्सपैंड करता जा रहा है। बाय द वे, अनअकैडमी इज नॉट जस्ट ऑनलाइन, इट्स ऑफलाइन ऑल्सो। हमने आपके लिए फाउंडेशन बैचेस को क्यूरेट किया है जो एक बहुत ही आपकी प्रिपरेशन को बेसिक से एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चलेंगी। आप देख रहे हो डेट काफी पास में आ रही है। बहुत अच्छे से आपको पूरा सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाता है। साथ साथ मुखर्जी नगर में यही इसी का हिंदी वर्जन है। हिंदी मीडियम की क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं और हेवी डिस्काउंट भी है इनफैक्ट। यहाँ पर इन सारे कोर्सेज में आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी, सीसैट की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ऐसे राइटिंग होगा, फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर प्रीलिम्स के, मेंस के, दोनों के होंगे। तो आंसर राइटिंग, सारी चीजें यहाँ पर कवर्ड होंगी जिससे कि आप एक अच्छी रैंक ले सको। और इसके साथ में आपके लिए मेंटर की अवेलेबिलिटी भी रहेगी जिस भी सेंटर पर जाकर आप अपने मीडियम के हिसाब से कोर्स ज्वाइन करते हो। अगर दिल्ली नहीं आ सकते तो आप प्रयागराज के सेंटर पर इंक्वायरी कर सकते हो। वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की क्लासेस यहाँ पर चलाई जाएंगी। इन तीनों कोर्सेज के बारे में ऑनलाइन और इंक्वायरी अगर आपको करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइडेड है, वहां पर लिंक पर ज्वाइन करके भी आप पूछ सकते हो।
और इसके साथ-साथ अगर आपको एक पूरी प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ सेंटर्स पर विजिट करके चीज़ें और जानना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कैसे प्रिपेयर करना है, वो भी आप कर सकते हो। ये सारे सेंटर्स भी आपके लिए अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे। साथ-साथ अनअकैडमी ऐप है, जिस पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा चीज़ें, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, कंटेंट मिलता रहेगा, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगेन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें। अब नाटो ये सोचता है कि जो यूक्रेन है, आखिरी बेस्टियन है, जिस पर इन्होंने एक्सपैंड नहीं किया ईस्टर्न यूरोप में, चलो यहाँ पर भी आकर ऑक्यूपाई कर लेते हैं, नाटो का इसको भी हिस्सा बना देते हैं। नाउ दिस बिकम्स वेरी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि यहाँ रशिया के लीडर्स मिलते हैं और यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन को बोलते हैं कि तुम किसको नेशन स्टेट बना रहे हो, यूक्रेन तो इनफैक्ट एक रियल नेशन स्टेट है भी नहीं, ये तो हमारे ही कल्चर, हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। यहाँ से रशिया के व्यू पॉइंट समझ में आने लगते हैं कि ये तो यूक्रेन को सेपरेट कंट्री ही नहीं मानते। जैसे तैसे इन्होंने नेटो का जो एक्सपेंशन है ईस्टर्न यूरोप में, उसको कहीं ना कहीं रोक दिया, स्टॉल कर दिया। लेकिन ये हमेशा के लिए रुकेगा नहीं, क्योंकि यूक्रेन के लोग बहुत ज्यादा असर्टिव हैं। अगेन यहाँ पर वही रशियन प्रेसिडेंट यानुकोविच ये आते हैं और ये लोगों को बोलते हैं कि माई बाप लोग मुझे माफ कर दो, मैं अब रशिया की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं यूरोप की तरफ पॉलिसीज को फेवर करूंगा। ये पावर में तो ऐसे आ जाते हैं, लेकिन करते फिर वो वही काम है, क्योंकि रशिया का इनको भी डर रहता है। देखो, जब आप एक छोटी कंट्री हो, लैंड मास में, पीपल के साइज में, तब चाहे आप इकोनॉमिकली ठीक है कुछ टाइम के लिए पावरफुल हो भी, तब भी बड़ा नेबर है जिसको आपको देखना है। अगर यहाँ पर नजर घुमा के नहीं देखा कौन है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। वही हुआ, ये पावर में तो आ गए, दोबारा ये रशिया से फ्रेंडशिप करने लग गए और एक ऑपोजिशन में लीडर थी इस टाइम पीरियड पर, इनको इन्होंने जेल में डाल दिया। अब जैसे ही यूलिया को जेल में डाला, वैसे ही लोग फिर से यहाँ पर परेशान हो गए, तो लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। अब इस प्रोटेस्ट की वजह से यानुकोविच भाग गए रशिया। अब इसके बाद रशिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। रशिया क्या करेगा, जो क्रीमियन पेनिनसुला है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। अब यहाँ हिस्ट्री वॉज रिपीटिंग इटसेल्फ। देखिए, यही कीव, ये जो आपका क्रीमिया वाला रीजन है, इसको रशिया ने 19th सेंचुरी में 1853-56 के पहले ऑक्यूपाई किया था और इसी वजह से यूरोप ने वॉर लड़ा था रशिया के साथ, जिसे आप क्रीमियन वॉर कहते हैं। लेकिन दोबारा यही हो रहा है, क्योंकि रशिया के लिए बहुत जरूरी है इसको ऑक्यूपाई करे, कर्च स्ट्रेट पे कंट्रोल रखे और फिर मेडिटेरेनियन के थ्रू अपना इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से कैरी करे। आर्कटिक्स तो वैसे ही बर्फ में जमा रहता है, वहां के पोर्ट्स रशिया के काम के हैं नहीं। अब यहां जब इतना कुछ हो रहा था, तो G7 कंट्रीज, जो अब G8 बन चुका था रशिया को इंक्लूड करके, इन्होंने रशिया को दोबारा बाहर फेंक दिया कि अब तुम हमारा पार्ट नहीं हो। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, लेकिन फिर भी रशिया रुका नहीं। यूक्रेन ने भी बहुत बोला, लेकिन अगेन कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे देखिए, जब ये ऑक्यूपाई करेगा तो यूक्रेन का करेगा, यहाँ से जो पानी की सप्लाई है वो रोक देगा और क्रीमिया को पूरा सुखा देगा। तो आज एक्चुअली क्रीमिया पूरा सूखा हुआ है और रशिया के भी कुछ ज्यादा काम का नहीं है, एक्सेप्ट फॉर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अब इतना सब कुछ देखते हुए लोग भी यहाँ पर एक्शन में आ जाएंगे। अब देखिए, एक कॉमेडियन था जो किसी टीवी सीरियल में वहां पे काम कर रहा था और वो टीवी सीरियल पूरा करप्शन से डील करने से रिलेटेड था। ये वहां पे एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बन जाते हैं और फिर प्रेसिडेंशियल कैंपेन में आते हैं, पूरा पीआर वीआर करके लोगों को कैप्चर कर लेते हैं कि मैं तुम्हें रशिया से छुटकारा दिलाऊंगा। अब एक कॉमेडियन को प्रेसिडेंट बनाओगे, यही होगा। फिर भी लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं बिलीव किया इस कॉमेडियन पर और इसको प्रेसिडेंट बना दिया। अब ये आते ही बोलने लग गए रशिया के खिलाफ, तो रशिया भड़क गया। अब रशिया भड़क गया तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यूक्रेन ने जो रशियन ओलिगार्स से, जो रशियन बिजनेसमैन थे यूक्रेन में, उनको अटैक किया। अब पुतिन इससे नाराज हो गए। पुतिन ने सिक्योरिटी गारंटीज मांगी कि भैया तुम नेटो में नहीं जाओगे, इसकी हमको गारंटी दो। और इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दिया बॉर्डर पर, जपड एक्सरसाइजेस। अब जपड एक्सरसाइजेस के टाइम पीरियड पर यूक्रेन को यह रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा नेबर है हमारे बगल में, तो इन्होंने क्या किया, इनको रियलाइज हो गया कि अब तो हम फेल हो सकते हैं, सिक्योरिटी हमारी उतनी प्रॉपर है नहीं। तो ये वेस्ट से बहुत फ्रैंटिकली हेल्प मांगने लग गए और तभी इनको समझ में आ गया कि हमारा शायद गेम ओवर हो जाए रशिया के सामने। दैट्स व्हाई ये अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाते हैं। उसका एक इंपॉर्टेंस है जिसको हम आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, सिचुएशन कहीं ना कहीं खराब होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये सिचुएशन कॉन्स्टेंटली खराब होगी। देखिए, रशिया फिर क्या करता है, यूक्रेन के दो ऐसे रीजन्स हैं जहां पर प्राइमरली रशियन एथनिसिटी वाले लोग रहते हैं, जिसको डॉनबास कहते हैं, डोनेट्स एंड लुहांस्क। यहाँ पे बहुत टाइम पीरियड से रशिया कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहा था, जैसे कि इंसर्जेंसीज प्लान करना। इंसर्जेंसीज यहाँ पे चल रही थी। अब रशिया इन्हें सीधा सीधा रशिया का हिस्सा डिक्लेयर कर देता है, बोल देता है कि ये यूक्रेन के पार्ट्स नहीं है और यहाँ पर प्रॉपर एक लोकलाइज्ड कन्फ्लिक्ट या वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, एक फुल स्केल इन्वेजन जस्ट उसके कुछ दिन बाद रशिया प्लान कर देता है। जब नेटो यहाँ पर उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दे रहा था कि हम यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाएंगे, तब रशिया बोलता है कि देखो माई बाप, अगर आप पूरे यूरोप में से यूक्रेन को ले लोगे तो हमारे ऊपर डायरेक्टली अटैक पड़ जाएगा,
क्योंकि हमारा लैंड मास बहुत ज्यादा फिर एक्सटेंड हो जाएगा जो हमें डिफेंड करना पड़ेगा। अगर यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा तो नेटो के साथ हमारी जो बॉर्डर है उसका रीजन थोड़ा एक्सटेंड कम रहेगा, तो हमें डिफेंस में बेटर रहेगा। तो ये बोलते हुए यहाँ पर रशिया फुल स्केल इन्वेजन कर देता है। अब जेलेंस्की भी यहाँ पर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं और वॉर को यहाँ पर कहीं ना कहीं रिपेल करने लग जाते हैं। शुरुआती स्टेजेस में बहुत ज्यादा विक्ट्रीज मिलती हैं, जैसे स्ट्रिंजर मिसाइल्स जाके रशियंस को अटैक कर देती हैं। यूक्रेन इनफैक्ट अपने यूरोप के अंदर पूरी जो अपनी रेलवे लाइंस थी उसको यूक्रेन के अंदर ही पूरा डैमेज कर लेता है, जिससे रशियंस अपने आप को मोबिलाइज नहीं कर पाते। रोड्स को डैमेज कर देता है तो रशियन टैंक्स मोबिलाइज नहीं कर पाते। रशियन टैंक्स बहुत हैवी थे तो यहाँ पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, और ये सब मीडिया में दिखाया जाता है, नैरेटिव बनाया जाता है कि यूक्रेन तो भैया जीत जाएगा और यूक्रेन के पास यूएस का, यूरोप का बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है। लेकिन होता क्या है, उसके बाद रियलिटी धीरे धीरे स्ट्राइक होने लगती है। देखिए, रशियन रिट्रीट कुछ टाइम के लिए फोर्स तो हो जाता है, लेकिन फिर यहाँ पर रशिया बहुत ज्यादा इन्फ्यूरिएट हो जाता है और ये अब अपनी धीरे धीरे जो रियल माइट है उसको दिखाने लगता है। पुतिन रिजर्विस्ट को कॉल करता है, कंस्क्रिप्शन, फोर्सफुल मिलिट्री रिक्रूटमेंट लोगों का, उसके लिए यहाँ पर लोगों को बुलाता है। बहुत सारे इंडियंस भी इस टाइम पे रिक्रूट किए जाते हैं फोर्सफुली, जिनको रशिया बुलाया जाता है किसी और काम के लिए और बाद में उनको पता पड़ता है कि भैया हमें तो वॉर में भेज दिया। इंडिया ने इशू उठाया है वैसे रशिया के साथ, तो ये सब भी बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ से रशिया जो वॉर की टाइड है उसको चेंज होने लगता है। यहाँ पर अगेन 4 रीजन्स हैं, डॉनबास रीजन है, डोनेस और लुहांस वाले, और 2 और रीजन है, खार्किव और जपोरिजिया। जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट बहुत न्यूज में था वैसे, क्योंकि इस पर भी बहुत बड़ा थ्रेट था। इन चारों रीजन्स को यहाँ पर रशिया दोबारा ऑक्यूपाई कर देता है और अपनी प्रोमिनेंस अच्छे से इस्टेब्लिश कर लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यूएस इसकी वजह से सैंक्शंस लगा देता है रशियंस पर। ऐसे 1000 इंक्लूडिंग पुतिन 1000 बिजनेसमैन और रशियंस होते हैं जिन पर सैंक्शंस लगा देते हैं कि आप हमारे साथ ट्रेड नहीं कर सकते, यूरोप के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। अब इस टाइम पीरियड के टाइम पर इंडिया पर भी प्रेशर आता है कि इंडिया रशिया का कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा, लेकिन डिस्पाइट दैट वी परचेज क्रूड ऑयल। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही होती हैं और कहीं ना कहीं यूक्रेन बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड पर रेस्टिव हो जाता है, क्योंकि आप समझ ही रहे हो इनकी टेरिटरीज धीरे धीरे रशिया ऑक्यूपाई करेगा तो यूक्रेन को कुछ करना था। तो ये प्लान करते हैं अटैक इसी कर्च स्ट्रेट पर, एक जो ब्रिज है जो क्रीमिया को रशिया से कनेक्ट करता है इसको। ये अगेन स्ट्रेटेजिक लैंडमास है, अगर यहाँ पर ये सक्सेसफुल होता अटैक और क्रीमिया यूक्रेन के पास आ जाता तो यूक्रेन के लिए एक मेजर विन होती, जिसके थ्रू वो रशिया के साथ ट्रेड ऑफ कर सकते थे अगेन ये वाले रीजन्स में। लेकिन यहाँ पर ये टेररिस्ट अटैक, रशिया इसको टेररिस्ट अटैक बोलता है, ये कहीं ना कहीं इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता और जो कर्च स्ट्रेट वाला ब्रिज है वो दोबारा यहाँ पर सेव हो जाता है। तो यूक्रेन के जो अटेम्प्ट्स हैं अब आपको धीरे धीरे यहाँ पर फेल होते हुए दिखाई देंगे। इसी टाइम पीरियड पर जेलेंस्की लेकिन फिर भी जाते हैं यूएस के व्हाइट हाउस। यहाँ पर इनको एक स्टैंडिंग अप्लॉज मिलता है, लोग इनके लिए खड़े होकर, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स ताली बजाते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे से वॉर में फाइट कर रहे हो। और जो बाइडेन भी यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कर देते हैं कि देखो तुम्हारे लिए 2 बिलियन मिलिट्री असिस्टेंस में हम लगा रहे हैं। यूक्रेनियन कॉन्स्टेंटली वॉर में बोल रहे हैं कि भैया हमें और मिलिट्री असिस्टेंस दो। उसके बावजूद मिलिट्री असिस्टेंस जाता तो है लेकिन धीरे धीरे जाता है, ताकि यूएस अपने आप को इस वॉर से थोड़ा सा दूर रख सके। यूएस ऐसी हमेशा मास्टर स्ट्रैटेजीज प्ले किया करता है, दोनों तरफ से प्ले करता है। अब यहाँ जब इतना सब कुछ हो रहा होता है तब कहा जाता है कि अरे जेलेंस्की की वाह वाह, ये पहले ऐसे लीडर बन गए हैं विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कि वॉर टाइम पीरियड पर किसी ऐसी दूसरी कंट्री में विजिट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से इनका रिसेप्शन होता है और बाद में यूरोप भी अपने जियोपॉलिटिकल स्लंबर से, स्लीप से जाग जाता है। अचानक से यूरोप को लगता है कि इनका जो नेक्स्ट डोर नेबर है रशिया, भैया वो तो यूक्रेन की टेरिटरी, यूरोप के एक लैंडमास पे अटैक कर रहा है। तो ये अचानक से यूएस के साथ मिलकर यहाँ पर रशिया को बैटल टैंक्स के लिए कमिटमेंट कर देते हैं यूक्रेन को कि देखो हम तो तुमको बैटल टैंक्स प्रोवाइड करेंगे। यहां दिखाई देता है कि यूएस और जर्मनी अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं कंप्लीटली। यूएस जो पहले जर्मनी पर इल्जाम लगाता था कि तुम नाटो में अपनी जीडीपी का कुछ पैसा देते ही नहीं हो, तुम सिक्योरिटी असिस्टेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करते हो और रिटर्न में तुम मांगते हो कि यूएस तुम्हारा पूरी सिक्योरिटी में हेल्प करे। ये सारे डिफरेंसेस धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और यहाँ पर एक यूरोपियन अमेरिकन सॉलिडारिटी यूक्रेन में दिखाई देती है। लेकिन ये सॉलिडारिटी बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहेगी, क्योंकि रशिया यहाँ पर न्यू ऑफेंसिव लॉन्च कर देता है। अब इस टाइम पीरियड पर क्योंकि जेलेंस्की आपको पता है जगह जगह पर घूम रहे थे अमेरिका वगैरह में, तो ये अपनी फोर्सेस को एक नए ऑफेंसिव के लिए तैयार नहीं कर पाते। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आपका ऐसा टाइम चल रहा है जब आपको सिर्फ डिफेंड करना है और सामने वाला आपके ऊपर नया ऑफेंसिव नहीं कर रहा, तब अगर आप बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो गए, आलसी हो गए, तो जब सामने वाला एक माइटी पावर आपके ऊपर न्यू ऑफेंसिव करेगी तब आप ठीक तरीके से तैयार नहीं हो पाओगे। और वही यूक्रेन के साथ हुआ।
इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई नहीं, रशिया ने न्यू ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया और उसके बाद यहाँ पर ये बैकफुट पर आ गए। दोबारा यूक्रेन की जो प्रॉब्लम्स थी वो दिखाई देने लगी। अब इसके बाद बिडेन सडनली यहाँ पर सरप्राइज विजिट करते हैं कीव पर और यहाँ पर मोटिवेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बट आप जानते हो इस टाइम पीरियड पर जो बाइडेन के लिए खुद के लिए प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और इनकी जो डोमेस्टिक रेटिंग है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर रशियन मर्सिनरी ग्रुप की भी प्रॉब्लम आती है। एक वैगनर ग्रुप है जो पूरे अफ्रीका में रशिया के लिए लड़ाई करता है। ये पैसे लेते हैं और रशिया के लिए लड़ाई करते हैं। इसने रशिया को मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में बहुत हेल्प की है, यूएस को बहुत जगहों से बाहर निकालने में और अपना जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है वो बताने के लिए, चाहे रशिया इकोनॉमिकली वीक हो। अब इसके जो लीडर हैं वो परेशान हो जाते हैं कि मेरी सुनी नहीं जा रही है, तो ये सडनली रशिया में कू कर देते हैं। अब ये कू कर देते हैं तो पूरी दुनिया परेशान हो जाती है। दोबारा लोग बोलते हैं कि पुतिन अब नहीं बचेंगे वगैरह वगैरह, रशिया में इंटरनली कुछ कुछ हो जाएगा। अब इस टाइम पीरियड पर पुतिन ये जो वैगनर ग्रुप के चीफ हैं इनके साथ मिलते हैं, कुछ अग्रीमेंट करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हें समझौता चाहिए, समझौता कर लो यार, क्यों यहाँ पर इतना ज्यादा कर रहे हो। उसके बाद ये जो वैगनर ग्रुप के चीफ है इनको बेलारूस में बिठा दिया जाता है। बेलारूस अगेन रशिया की एक पपेट कंट्री है, रशिया की ही कठपुतली है, रशिया के कहने पे चलती है और इसके साथ साथ इस इशू को रिजॉल्व कर दिया जाता है। और वैगनर का चीफ क्या बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने तो ये यूक्रेन और क्रीमिया के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया था और अब सब कुछ ठीक है, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, अब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन इसको पुतिन भूलेंगे नहीं, इट्स अ गेम ऑफ चेस। 2 महीने बाद ही ये वैगनर के चीफ को फ्लाइट वाले एक्सीडेंट में मरवा देंगे। अब आपने ऐसे बहुत सारे फ्लाइट के एक्सीडेंट्स देखे होंगे जहां पर किसी न किसी लीडर की डेथ होती है, तो ऑफ कोर्स दुनिया समझ ही रही थी क्या हो रहा था, सेइंग एवरीथिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग एनीवेज। तो यहाँ आप देखो वैगनर ग्रुप का जो कू है वो एंड हो जाता है और ये मैटर पूरा सॉल्व हो जाता है और जेलेंस्की अचानक से फिर न्यूज आती है कि अपने टॉप जनरल को रिप्लेस कर रहा है। जो नया वाला जनरल है वो बोलता है कि अब हमें वॉर में नई स्ट्रैटेजीज चाहिए। मतलब ये दिखाई देने लगा था कि इनकी सिचुएशन जैसा ये इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाते हैं उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं शायद ये हार रहे हैं। और फिर वही हुआ, जब यूक्रेन के लिए एडिशनल एड मांगी गई यूएस में, कांग्रेस में इस साल, तब रिपब्लिकन्स ने, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ मना कर दिया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये सोचते हैं कि चाइना यूएस का आज के टाइम पर मेन एनिमी है, तो यूक्रेन मुद्दे पर यूएस को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन पर रशिया भड़केगा यूएस से तो ज्यादा चाइना के क्लोज जाएगा और चाइना और रशिया फिर मिलकर यूएस को कहीं ना कहीं हराने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई रिपब्लिकन्स बीइंग वेरी सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल यहाँ पे यही कोशिश करते हैं कि यूक्रेन को ज्यादा कम एड जाए। और इसलिए अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन का गेम खत्म है, क्योंकि अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है रिपब्लिकन्स पावर में आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आते ही यूक्रेन को और स्पेशली वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के कॉल्स भी नहीं उठाएंगे और फिर ये पूरे यूक्रेन वॉर से रिट्रीट हो जाएंगे। फिर हो सकता है रशिया धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स यूक्रेन को ऑक्यूपाई कर ले, लेकिन यहाँ पर नुकसान जो होगा वो कॉमन मैन का ही होगा सबसे ज्यादा। किसका? जो यूक्रेन में रह रहा है, जो रशियन इंसान है, और इतने सारे रशियन सोल्जर्स ने अपनी जानें गंवाई है, यूक्रेन ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स खोए हैं, तो अल्टीमेटली वॉर का किसी को कोई बेनिफिट तो नहीं मिलता। इंडिया का इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंडिया देखिए अगस्त 23 के आसपास हमारे पीएम मोदी जी यूक्रेन जाएंगे। अगर उसके पहले रशिया कोई मेजर ऑफेंसिव कर देता है तो इंडिया के लिए अपना स्टैंड कैलिब्रेट करना शायद डिफिकल्ट हो जाए और रशिया को इनको डिफेंड करना डिफिकल्ट हो जाए। तो इंडिया को ये सब सोचना पड़ेगा और केयरफुली इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा जो भी फ्यूचर में होता है। और बाकी आप क्या इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं बताइए जरूर। थैंक यू पीपल, प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, थैंक यू।